नमस्कार साथियों। और कैसे हैं आप लोग। कल हम लोग देखे थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग देख चुके थे 5 पॉइंट के बारे में देखा था हमने, जिसमें कि हमने परसेंट मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और इसके बाद फिर स्ट्रेंथ निकालना, और इसके साथ साथ हम लोग पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी के बारे में अच्छे से चर्चा कर लिए थे। आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है हमारा जो पढ़ने का, वो है आपका मोल फ्रिक्शन। कि मोल फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल में हमने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग को हमने रेड कलर से कलर कर दिया। तब आपसे पूछे कि हमने कितने भाग को रेड कलर से कलर किया, तो आप कहेंगे कितने भाग को। अरे क्यों मिट गया भाई, ऐसे क्यों हो रहा है। हमने एक भाग को कलर कर दिया, तो अब हम आपसे पूछे कितने भाग को कलर किए, तो आप बोलेंगे कि 1/4 को हमने कलर कर दिया। ठीक है, बाकी सभी भाग को खाली रखा है। यानी कि टोटल कितने पार्ट हैं। टोटल पार्ट हैं आपके 4, जिसमें से कि एक पार्ट को हमने क्या किया है, कलर किया है। तो ये कलर का क्या है, ये आपका इसका फ्रैक्शन है। ठीक है, ये इसका क्या है, फ्रैक्शन है। तो जैसे इस कलर के लिए हमने फ्रैक्शन किया, उसी प्रकार से एक सॉल्यूशन में जितने भी आपके सल्यूट, और जितने भी आपके सल्यूट होंगे और सॉल्वेंट इसके पार्ट को हम स्टडी करें, तो वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, वही कहलाती है क्या, उसके मोल के पार्ट का, उसके मोल के पार्ट का यदि हम स्टडी करेंगे तो वही क्या कहलाएगा, वही आपका मोल फ्रिक्शन कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 3 प्रकार का सॉल्वेंट है। सॉरी, सॉल्वेंट तो एक ही होता है। 3 प्रकार के क्या है, सल्यूट है। 3 प्रकार के हमारे पास क्या है, सल्यूट है, और एक सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट को हम कहते हैं डी से, और सल्यूट को हम लोग कहते हैं ए, बी और सी। 3 प्रकार के सल्यूट है। अगर ये तीनों मिल करके एक सोल्यूशन बनाता है, ये तीनों मिल करके क्या बनाता है, एक सोल्यूशन बनाता है, उस केस में हम ए का फ्रैक्शन निकाले तो हम क्या कहेंगे, हम अगर ए का फ्रैक्शन निकाले, सल्यूट ए का फ्रैक्शन निकालेंगे सोल्यूशन में, तो ये चारों मिले हुए हैं ना, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कहेंगे। यही क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। ये किसका फ्रैक्शन है, सल्यूट ए का फ्रैक्शन है। इसी प्रकार से सल्यूट बी का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सल्यूट बी का फ्रैक्शन हो जाएगा बी/में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। उसी प्रकार से क्रमशः सल्यूट बी का फ्रैक्शन निकाले, सल्यूट सी का फ्रैक्शन निकालेंगे तो C/में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सॉल्वेंट डी का भी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो सॉल्वेंट डी का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये इस प्रकार से फ्रैक्शन के बारे में चर्चा की जाती है। अब ये तो हो गया फ्रैक्शन, लेकिन हमको इस टॉपिक में किसका फ्रैक्शन निकालना है, तो हमको इस टॉपिक में मोल का फ्रैक्शन निकालना है। भाइयों बहनों ध्यान में रखिएगा, किसका फ्रैक्शन निकालना है, मोल का फ्रैक्शन निकालना है। और मोल के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि मोल कैसे निकाला जाता है। तो मोल निकालने का फार्मूला होता है W/m इंटू में भी। ठीक है, W/m इंटू में भी। मोल बराबर कितना, सॉरी ये तो मोलरिटी होता है। मोल बराबर होता है, सिंपल सा फार्मूला, W/m, मास ऑफ सल्यूट या सॉल्वेंट अपन में मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। यही क्या होता है, आपका मोल होता है। ठीक है, इसको यहाँ पर हम लोग मोल को n के टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n के टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। आया समझ में। यानी कि हमको अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ सल्यूट अपन में टोटल मोल। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग, मोल ऑफ सल्यूट। अगर हमको सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा मोल ऑफ सल्यूट अपन में टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहां पर लिखा भी है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द सॉल्यूशन इज कंस्टिट्यूटेड
constituted by mixing of two or more components। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब सॉल्यूशन में दो या दो से अधिक कंपोनेंट हो। दो कंपोनेंट तो हमेशा रहेंगे, एक रहेगा आपका सल्यूट और एक रहेगा सॉल्वेंट। तो जब भी ऐसा कभी होगा तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इट इज डिफाइंड एज the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of solution। किसी भी एक कंपोनेंट का रेशियो कितना है, एक कंपोनेंट के मोल का रेशियो अगर निकालना होगा तो किसी भी एक कंपोनेंट का मोल कितना है, फिर टोटल मोल कितना है। तो देखिए मान लेते हैं कि दो प्रकार के सल्यूट है। सल्यूट आपके कितने हैं, दो है, ए और बी। और सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहता है, तो सॉल्वेंट भी एक है जिसको कि हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका मोल है आपका Na, इसका मोल है आपका Nb और इसका मोल है आपका Nc, ठीक है। तब हम अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन हम पहले निकालेंगे। सल्यूट अगर ए का मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे तो इसका मोल क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सल्यूट ए अपान में टोटल मोल। टोटल मोल का मतलब Na प्लस Nb प्लस Nc, ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं। इसी प्रकार से सल्यूट बी के लिए बात करेंगे तो सल्यूट बी के लिए क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सल्यूट बी अपन में टोटल मोल यानी कि Na प्लस Nb प्लस Nc, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसी प्रकार से अब सॉल्वेंट बी के लिए निकालना चाहें तो सॉल्वेंट बी के लिए क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट बी के लिए आपका हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से, सॉल्वेंट सी के लिए क्या हो जाएगा, NC अपान में Na प्लस Nb प्लस Nc, ये हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर हम एक चीज और, जब भी हम अगर मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं ना तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से। तो हम x ऑफ A, x ऑफ B, x ऑफ C से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, XA, XB, XC। अच्छा, अगर हम कभी भी मोल फ्रैक्शन का सम करते हैं यानी कि टोटल x के बारे में जब भी चर्चा करेंगे, यहाँ पर x का मतलब मोल फ्रैक्शन ही है, कोई और चीज़ नहीं है। टोटल x के बारे में चर्चा करेंगे तो इसका रिजल्टेंट हमेशा और हमेशा 1 ही आता है। हम इसको सम करके देख भी सकते हैं। पहले वाले को सम करें तो आएगा Na अपान में Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में Nb यानी कि हम दूसरे सल्यूट B का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो Na प्लस Nb प्लस Nc, ये हो जाएगा। प्लस में तीसरे वाले करें तो ये हो जाएगा Nc अपान में Na प्लस Nb प्लस Nc, ये हो जाएगा। अब तीनों का अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा, तीनों को हम सम करेंगे तो ये आएगा Na प्लस Nb प्लस Nc और अपान में Na फ्रैक्शन लेकर के एलसीएम लेकर सम करेंगे तो तीनों का एलसीएम यही आ जाएगा। तभी क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc, ये हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि हम सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं कि XA प्लस XB और प्लस XC इक्वल टू 1, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B और मोल फ्रैक्शन ऑफ C का सम हमेशा 1 रहता है। यानी कि अगर किसी एक का भी मोल फ्रैक्शन नहीं मालूम है तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं। यानी कि यदि अगर हम कहें XA प्लस XB इक्वल टू कितना होगा तो हम बोल सकते हैं 1 माइनस XC होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम कहें कि XA बराबर कितना होगा तो हम बोल सकते हैं 1 माइनस XB प्लस XC होगा, ये चीज़ बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या निकल करके आती हैं, ये हमारे पास ये सब चीज़ें फार्मूले के तौर पर निकल करके आती है। यानी कि हमको मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या पता चला, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल ऑफ सब्सटेंस A अपान में टोटल मोल, यानी किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का मोल अपान में जितने सब्सटेंस प्रेजेंट हैं सोल्यूशन में सभी का मोल का सम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि एग्जाम्पल टेकिंग 3 कंपोनेंट्स, कंपोनेंट A, कंपोनेंट B, कंपोनेंट C। कंपोनेंट A का मास जो है W1 है और कंपोनेंट B का W2, कंपोनेंट 3 का W3 रहेगा, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास इसका M1, M2, M3 है, तो इसका टोटल मोल नंबर ऑफ ग्राम मोल यानी कि हम इसका मोल निकाल सकते हैं। तो इसका मोल कितना हो जाएगा, W1 अपन M1, W2 अपन M2, W3 अपन M3 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ग्राम मोल्स कितना हो जाएगा, अब तीनों का सम करेंगे तो W1 प्लस M1, W2 प्लस M2, W3 प्लस M3 हो जाएगा।
ठीक है। तब इसका मोल फ्रैक्शन हम ए का निकाले, मोल फ्रैक्शन हम ए का निकाले तो इसको एफ ए या फिर एक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हम जिस बुक से नोट्स बनाए उसमें एफ ए लिखा था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, W1 अपन M1 अपान में W1 प्लस W2 प्लस W3 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के लिए क्या हो जाएगा, W2 अपन M2 अपन W1 प्लस W2 प्लस W3 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी में क्या हो जाएगा, W3 अपन M3 अपन W3 अपन M3, और इसके टोटल में अपान में क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 हो जाएगा। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1। इसका सम क्या होता है, 1 होता है। एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी इक्वल टू 1 इफ ए बाइनरी सोल्यूशन, यदि जब बाइनरी सोल्यूशन इन ए बाइनरी सोल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। अगर बाइनरी सोल्यूशन हो यानी कि जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो, एक आपका जो है क्या कहते हैं सॉल्यूट हो और एक आपका जो है कि सॉल्वेंट हो, उस केस में लेट n मोल ऑफ सॉल्यूट बी एंड n मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ए। यदि कोई भी सोल्यूशन में आपका n मोल क्या हो, सॉल्यूट हो जो कि b हो, जिसको सॉल्यूट को हमने यहाँ पर b से रिप्रेजेंट किया है, और n मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जो कि a हो, बी प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन, तब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल n हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटल N से सॉल्वेंट का मोल को दिखाया गया है, स्मॉल n से सॉल्यूट के मोल को दिखाया गया है। इसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, कैपिटल N अपान में स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा, जो कि ये है। ठीक है, ये दो फार्मूले दिख रहे हैं, इस प्रकार से इसको करते हैं। ठीक है, 10 एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ये भी आपका एक फार्मूला बन जाएगा। क्लियर है। मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, ये आपका पॉइंट नोटेड करना है। पॉइंट नोट करने लायक है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है यह टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, इसका टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ने पर मोल फ्रैक्शन बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर घटने पर मोल फ्रैक्शन घटता नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टोटल और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ मोल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि W के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो W तो नहीं घटेगा बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ाइए चाहे टेम्परेचर घटाइए, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए एक नया चीज आ गया, एक चीज है मोलालिटी। सब बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होता है, 4 टर्म होते हैं, इन्हीं चारों टर्मों में बच्चों को प्रॉब्लम होता है। एक होता है मोलालिटी, एक होता है आपका मोलरिटी, और एक होता है आपका नॉर्मलिटी, और एक होता है आपका फॉर्मलिटी। ये चारों टर्म को अब हमको पढ़ना है बहुत ही विस्तार से। अगर इसको समझ गए तो आपका अधिकांश कंसेप्ट जो है कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या पढ़ना है, मोलरिटी को। कल हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मलिटी, ये तीनों को कल निपटा देंगे। आज हम लोग मोलरिटी को निपटाते हैं। देखिए क्या होता है ना कि हम कंसंट्रेशन को कई टर्मों में दिखाते हैं, किसी भी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को कई टर्मों में दिखाते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम लोग को मोल के बारे में जानते हैं। मोल बराबर होता क्या है, W/M, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपान में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट अपान में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन अपान मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूशन। नहीं, सॉल्यूशन के लिए अप्लाई नहीं होता है, ये सिर्फ सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए अप्लाई होता है, तो उसको करके हम बाद में सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी कोई भी सॉल्यूट होगा, इस सॉल्यूट को हम लोग किसी न किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं ना, किसी न किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे, और जब डिजॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो बस यही दो टर्म जो है कि आपको याद रखना है, बस यही दो टर्म आपको याद रखना है। मोलालिटी क्या कहता है, मोलालिटी कहता है कि आप सॉल्यूट का मोल, फिर से इसको लिखते हैं, आप सॉल्यूट का मोल यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को कितने किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, कितने किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, ये क्या कहलाती है, मोलालिटी कहलाती है। ठीक है,
कितने मोल सल्यूट को कितने किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है मोलरिटी। और एक होता है मोलरिटी, इसको भी अभी देख सकते हैं। ये क्या कहलाता, ये क्या कहता है कि आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट को, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट को कितने लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं, जो कि किस में आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं। समझे, बात को समझो। देखो यहाँ पर मोलरिटी में क्या दिया गया है, सॉल्वेंट दिया गया है, और वो सॉल्वेंट को किस में मेजर करना है, किलोग्राम में। और यहाँ पर मोलरिटी में क्या दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है, और सॉल्यूशन को किस में मेजर करना है, आपको इसको मेजर करना है वॉल्यूम में। वॉल्यूम यानी कि आपको इसका क्या लेना है, लीटर या मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब लेना है, या फिर डेसीमीटर क्यूब लेना है। समझ गए, समझ गए तो बता दो एक बार कमेंट करके, ठीक है। देखो मोलरिटी का मतलब होता है कि हम सॉल्वेंट को लेंगे, किसको लेंगे, सॉल्वेंट को। हमारा सॉल्यूशन कैसे बनता है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो जब हम सल्यूट को जितने सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, अगर इसके बारे में बात की जाएगी, सॉल्वेंट के बारे में बात की जाएगी, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका मोलरिटी होगा। और यदि हम सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, जब सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं और उसके वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलरिटी कहेंगे। आया समझ में, आ गया तो आगे देखो। मोल फ्रैक्शन, सॉरी ये मोल फ्रैक्शन है ना, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितनी अमाउंट में आपका जितना मोल यदि सॉल्यूट का डिजॉल्व है, वह उसकी क्या कहलाती है, मोलरिटी कहलाती है। यहाँ पर क्या किया गया है कि इस चीज को फिक्स कर दिया गया है। एक मिनट इसको मिटा लेते हैं तब आपको बताते हैं, ठीक है। यहां पर हम क्या करें कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अमाउंट को अगर फिक्स कर दे कि भैया ये 1 किलोग्राम ले लो, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट को फिक्स कर दो, तो जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट होगा वही क्या कहलाएगा, मोलरिटी कहलाएगा। यानी कि मोलरिटी का मतलब, मान लो कि हम सल्यूट के अमाउंट को हम क्या करते हैं, 2 मोल कर देते हैं, 2 मोल, और सॉल्वेंट को हम कर देते हैं 1 किलोग्राम, तो इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी, इसकी मोलरिटी हो जाएगी 2 मोलल का सोल्यूशन बन जाएगा, 2 मोलल का सोल्यूशन कहलाएगा। आया समझ में, यानी कि 2 मोल आपको क्या लेना है, 2 मोल आप सल्यूट ले लीजिए, 1 किलोग्राम पानी ले लीजिए। यानी कि हम सिंपल भाषा में, एक आसान भाषा में हम देख सकते हैं कि 1 लीटर हम शरबत बनाते हैं, इसको मिटाना है भाई, हम क्या कर रहे हैं। देखो हमको मान लो कि क्या करना है, एक हमारे घर पे मेहमान आए, हमको शरबत बनाना है, 1 किलोग्राम पानी लेते हैं, 1 किलो पानी लेते हैं, और आप लोग जानते होंगे कि 1 किलो बराबर 1 लीटर होता है वाटर के लिए, ठीक है। 1 किलो पानी लेते हैं, उसमें 342 ग्राम चीनी डिजॉल्व कर देते हैं, 342 होता है, हाँ, 342 ग्राम शुगर को डिजॉल्व कर देते हैं। तब क्या इसका जो है कि मोलरिटी हो जाए, इसकी मोलरिटी क्या होगी, इसको हम बारे में हमको चर्चा करनी है। तो शुगर के लिए, शुगर का मॉलिक्यूलर मास भी 342 होता है, तब शुगर का मोल कितना हो जाएगा, शुगर का मोल हो जाएगा आपका 342 बटे में 342, और ये चीज कट करके कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा, और ये 1 मोल हो गया, तब इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी, इसकी मोलरिटी हो जाएगी, मोलरिटी बराबर हो जाएगा आपका 1 मोल अपान में 1 किलोग्राम। और ये क्या है, वाटर में शरबत बना रहे हैं, पानी में बना रहे हैं, किसी और चीज में नहीं बना रहे हैं, तो इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, 1 मोलल सोल्यूशन हो गया, 1 मोलल का शरबत हो गया, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर जो है डिफिनेशन में लिखा गया है ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इट इज डिनोटेड बाई
और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मलिटी को n से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मलिटी को x से रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंट मास बाई v वॉल्यूम को परसेंट m बाई कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंट मास बाई मास को परसेंट स्मॉल m अपन कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को परसेंट स्मॉल v अपन कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया, ये सब चीज़ें जानते रहिए। और स्ट्रेंथ को हम ग्राम पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें हो चुकी है, इन सब चीज़ के बारे में आप लोग को जानना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, नहीं तो चीज़ें भूलती जाएगी। ठीक है, आगे देखो। तब यहाँ पर हमारा फार्मूला हो जाएगा, क्या फार्मूला हो जाएगा देख लेते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान में नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फार्मूले हो गया। अब देखो यही चीज हमने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, और नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कितने किलोग्राम पानी में डिजॉल्व किया गया है। यानी कि अगर हम किसी एक को कांस्टेंट रखें, मान लो कि हमने नंबर ऑफ मोल्स आपको कांस्टेंट कर दिया है, नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट कर दिया है, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा किसमें, किलोग्राम में। यानी कि अगर हम सॉल्वेंट के मास को बढ़ाएंगे तो मोलरिटी क्या होगी, घटेगी। अगर दूसरे भाषा और दूसरे तर्ज पर अगर हम क्या करें, मास को कांस्टेंट कर दें, यानी कि सॉल्वेंट को कांस्टेंट कर दें, तभी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो मोलरिटी बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स घटेगा तो मोलरिटी घटेगा। ये चीज भी समझ लीजिए अभी। लेट WB ग्राम ऑफ द सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास MB बी प्रेजेंट इन WA ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मान लो कि WB ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, जिसका कि मॉलिक्यूलर मास कितना है MB। ठीक है, और सॉल्वेंट का जो मास है वह कितना है WA ग्राम, ये आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, तब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले किलोग्राम लेते हैं भाई, पहले मान लीजिए किलोग्राम है। ठीक है, अगर किलोग्राम होगा तब क्या हो जाएगा, तब इसकी फार्मूला हो जाएगा, तब मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल्स का मतलब WB अपान में MB और मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सॉल्वेंट WA, और ये किस में रहेगा, किलोग्राम में रहेगा। अगर ये चीज ग्राम में दिया है तब क्या करेंगे कि ग्राम में अगर दिया होगा तो किलोग्राम बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, और जब 1000 डिवाइड करोगे तो 1000 उठ करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, और जब ये यहाँ पर चला जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा हमारा मोलरिटी का नया फार्मूला। मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका WB इंटू में 1000 अपान में MB इंटू में WA किस में, ग्राम में। ठीक है, ये हमारा नया फार्मूला हो जाएगा। आप बुक में देखोगे तो बुक में लिखा रहता है M इज इक्वल टू स्मॉल W अपान M इंटू में कैपिटल W। अगर ये किलोग्राम में है तो किलोग्राम, अगर ग्राम में है तो ग्राम करके यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई। बुक में इस प्रकार से लिखा रहता है। स्मॉल W किसके बारे में बताता है, सॉल्यूट के बारे में बताता है, कैपिटल W किसके बारे में बताता है, सॉल्वेंट के बारे में बताता है। ठीक है, ये सब चीजें फार्मूला थी, ये फार्मूला देख लिए होगे। चलो अब देखते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, देखते हैं मोलरिटी का फार्मूला से पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो देखो हमने आपको बताया था ना XB और XA। XB से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट को, XA से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्यूट को, और XB से, और XA से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्वेंट को। ये तो क्लियर होगा। चलो देखते हैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन XB इज इक्वल टू स्मॉल n यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट अपान में टोटल मोल। फिर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इस कैपिटल N अपान में टोटल M। कैपिटल N क्या है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, यानी कि ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, तब आगे हम क्या करेंगे इस केस में। अब देखिए अगर हम XB अपान XA कर दें, XB अपान XA कर दें तो क्या होगा, N अपान कैपिटल N हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कैपिटल N प्लस N और कैपिटल N प्लस N क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, ये चीज तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा तो बस ये चीज बचेगा, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट बचेगा और मोल ऑफ सॉल्वेंट बचेगा। क्लियर है, मोल ऑफ सॉल्यूट बचेगा और मोल ऑफ सॉल्वेंट बचेगा। और मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W/M से,
W/m, यानी कि WB मोल ऑफ सल्यूट अपन MB मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी WB का मतलब ग्राम में मास सल्यूट का, और ये मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और इसके बाद WA क्या है, मास ऑफ सल्यूट है जो कि ग्राम या किलोग्राम में होगा, और ये क्या होगा, मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम लिख देते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, एक बार समझ लेंगे बहुत ईजी है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तब इसको हम लिखेंगे तो ये यहाँ पर कैसे आएगा, क्योंकि नीचे था तो नीचे से कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तभी क्या हो जाएगा XB/XA इक्वल टू W/इंटू में MB और WA मल्टीप्लाई बाई MA। और यही चीज जो हमने सर्कल किया है, यही चीज क्या कहलाता है, यही चीज तो मोलरिटी है, यही चीज क्या है, मोलरिटी है। ये ग्राम में हो किलोग्राम में हो उसकी बात अलग है। तब हम इसको लिख सकते हैं XB/XA इंटू में MA, इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, XB/XA है, MA को हमने क्या किया, MA को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया XB/XA इंटू में MA इक्वल टू WB/MB इंटू में WA हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसके दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा मोलरिटी। जब ये दोनों बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए हमारा ये फार्मूला हो जाएगा क्या, XB इक्वल टू मोलरिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोलरिटी स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा XB कैपिटल X रहेगा इंटू में 1000 अपान में XA और MA, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो XA बराबर क्या हो जाएगा, XA बराबर हो जाएगा 1 माइनस XB, 1 माइनस XB हो जाएगा। जब ये 1 माइनस XB हो जाएगा तो इस 1 माइनस XB को क्या कर देंगे, XA की जगह रख सकते हैं, तो ये रख दिए, तो ये हमारा क्या आ गया, फार्मूला आ गया। यानी कि हमारे क्या हो गया, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में ये रिलेशन हो जाएगा, है समझ में। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट दिया गया है, ये चीज़ अगर ना समझ में आए तो एक बार हम पुराना पीछे करके वीडियो देख लेंगे तो रिलेशन समझ में आ जाएगा। बहुत इजी रिलेशन है भाई, जो मोल फ्रैक्शन समझ गया वो मोलरिटी भी आराम से समझ जाएगा। देखिए नोट में लिखा गया है, मोलरिटी इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन बिकॉज इट इज इन्वॉल्व द मास ऑफ लिक्विड्स रेदर देन द वॉल्यूम्स। मोलरिटी क्या है, सबसे सुविधाजनक चीज है जिससे कि हम क्या करते हैं, जिससे कि हम लोग किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन को निकालते हैं, क्योंकि इस केस में हम लोग लिक्विड का मास लेते हैं, ठीक है, न कि उसका हम लोग वॉल्यूम लेते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के घटने बढ़ने से इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, क्योंकि हमने क्या लिया है, हमने लिया है मास, और मास का चेंजिंग टेम्परेचर पर नहीं होता है। लेकिन हाँ वॉल्यूम का इफेक्ट पड़ता है, वॉल्यूम का इफेक्ट टेम्परेचर पर पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगी। इसलिए मोलरिटी जो है, अगर हम बात करेंगे आगे भविष्य में, भविष्य मतलब कल बात करेंगे, तो मोलरिटी जो है, ये मोलरिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोलरिटी जो है कि टेम्परेचर पर वेरी करती है, मोलरिटी टेम्परेचर पर वेरी करती है, लेकिन मोलरिटी यानी कि नहीं डिपेंड करती है। मोलरिटी एंड सॉल्युबिलिटी आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन, मोलरिटी और सॉल्युबिलिटी इस फार्मूले से डिपेंड करती है। मोलरिटी बराबर होता है सॉल्युबिलिटी इंटू में 10 अपान में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, एक फार्मूला है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आप कहेंगे तो इसको हम प्रूव कर देंगे कि ये कैसे आया। देखिए कैसे आया, यहाँ पर लिखा भी है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपान में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू में 100, यही क्या कहलाती है, यही कहलाती है आपकी सॉल्युबिलिटी। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपान में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू में 100, यही चीज होता है। तब इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, हमारा फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फार्मूला देखिए, हम फार्मूला रख बस काम करते हैं, W/m इंटू में कैपिटल W इंटू में 1000, ये हमारा फार्मूला होता है। अब सॉल्युबिलिटी की फार्मूला क्या होता है, सॉल्युबिलिटी का फार्मूला दिया है S इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि स्मॉल w अपान में कैपिटल W इंटू में 100। तब हम इसकी जगह पर और इसके ये 100, इसके हम क्या करें, इसके हम 100 की जगह पर ये चीज रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, और जैसे इसको रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला, M इक्वल टू हो जाएगा W मतलब कि सॉल्युबिलिटी S अपान में M और इंटू में यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू में 10, ये हो जाएगा आपका फार्मूला, ठीक है।
क्या चीज़ मोललिटी और सॉल्युबिलिटी में ये रिलेशन हो जाएगा। ये क्या है, ये आपका मॉलिक्यूलर मास है और ये क्या है आपका मोललिटी है। क्लियर है, चलिए बहुत सही। कल हम लोग पढ़ेंगे आपका मोलरिटी क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, मौज करते रहिए।